ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं देवांग सर एक बार फिर से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। एज वी ऑल नो दैट वी आर स्टडी फॉर चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग or we can use word organization, both are same. Organization is a physical structure of business unit. However, in this chapter I have completed a one answer, characteristics of organizing, and today I will going to teach you a genuine answer, process of organizing. स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको ये चैप्टर में एक आंसर पढ़ा दिया है। आपको याद हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज ये चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ ऑन योर स्क्रीन अ जेन्युइन क्वेश्चन explain the process of organizing. For that, we have to learn about the meaning for organizing again. In general words, the structure formed in order to enable delegation of authority and responsibility towards the people actively engaged for common goal is organizing. I again repeat, in general words, the structure formed in order to enable delegation of authority and responsibility towards the people actively engaged for common goal is organizing. यानी जो कॉमन गोल को ध्यान में रख के जो लोग इकट्ठा हुए हैं और जो पीपल इकट्ठा हुए हैं उनके बीच में एक ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है और वो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द कोऑपरेशन ऑफ 2 or more people and their coordination is called organizing. Here it is a better definition for organizing. I again repeat, according to Chester Bernard, the activity conducted by the cooperation of 2 or more people and their coordination is called organizing. Okay, चेस्टर बर्नार्ड की डेफिनेशन है। चेस्टर बर्नार्ड ऐसा बता रहे हैं कि एक एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रख के, 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करते हैं और एक एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। बस वो एक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चेस्टर बर्नार्ड की डेफिनेशन इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत इजी है, ध्यान रखना। ठीक है। नाउ अनदर डेफिनेशन according to Louis Allen, organizing is the process of identifying and classifying the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. बराबर, थोड़ी लंबी डेफिनेशन है लेकिन बहुत प्रॉपर वे में दी है। आई अगेन रिपीट, अकॉर्डिंग टू लुई एलन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, defining and delegating responsibility and authority, and
establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. बराबर. तो लुई एलन ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोसेस बताते हैं जिसमें आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करना पड़ता है वर्क को, डिफाइनिंग जो भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की गई है उसके अकॉर्डिंगली, प्लस एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है लोगों के बीच में जो वर्क करने के लिए बराबर इकट्ठा हुए हैं, कौन सा वर्क जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं उसको एकम्प्लिश करने के लिए. इन शॉर्ट एक प्रोसेस के जरिए ऑर्गेनाइजिंग बराबर एक फंक्शन इम्प्लीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू लुई एलन. तो हियर आई कंप्लीटेड अ कंसेप्ट और मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और प्रॉपरली चेस्टर बर्नार्ड की डेफिनेशन ही बराबर इज़ मोर कन्वीनियंट टू यू फॉर लर्न. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ ऑन योर स्क्रीन, process of organizing is the heading. The formation of organizing is a scientific process. Keep in mind that organizing is a scientific process. According to Peter F. Drucker, the lack of proper formation of organizing cannot sustain for a long time. Hence, the unit is slowly destroyed. समझिए पीटर एफ ड्रकर क्या कहते हैं. विदाउट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेस यूनिट लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर सकता है. यूनिट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इससे बड़ी बात कोई नहीं है. सो वी हैव टू केयरफुल वाइल टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज अंडर. बराबर. नाउ ऑन योर स्क्रीन अ डायग्राम being shown for process of organizing. In that diagram, total 7 number of points to implement the process of organizing. For that, we have to learn points as CL3D app. बराबर, हम पॉइंट लर्न करेंगे ये पूरी प्रोसेस याद रखने के लिए. CL3D ऐप. ओके, C मीन्स क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, L मीन्स लिस्ट ऑफ फंक्शंस. अब 3D में फर्स्ट D आएगा डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन. सेकेंड D मीन्स टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटी. थर्ड D मीन्स द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. F means establishment of interrelationship and to prepare organizational chart. So here total number of 7 points for process of organizing. We have to learn points as CL3D app. Okay. Now on your screen, point number 1, clarification of objectives. Before formation of organizational structure, it is necessary to have the clearly defined goals or objectives and its proper understanding. I again repeat, before formation of organizational structure, it is necessary to have the clearly defined goals and its proper understanding. The main and the sub goals should be properly interpreted and on the basis of which organization is formed. Hence, the establishment of proper goals and with proper clarity is the first step towards proper organizing. तो फर्स्ट स्टेप से ही पता चल गया. As we have decided objectives in planning, we have to clarify initially while functioning the organizing or start a function of organizing. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने डिसाइड किए हैं वो सारे
सब गोल होते हैं, सब ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सारी डिटेल होती है, उसको क्लियरली पहले प्रॉपरली अंडरस्टैंड यानी समझ लेनी है, बराबर, उसको क्लैरिफाई कर देनी है, और उसके बाद एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बराबर, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको क्लैरिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंगली बराबर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग बराबर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2, लिस्ट ऑफ फंक्शंस। आफ्टर हैविंग क्लियरली डिफाइंड गोल्स with the help of organizational structure, the list of work to be done is prepared. एक बार ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करने के बाद, ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड यानी समझ लेने के बाद, अब आपके पास एक लिस्ट बनना चाहिए, बराबर, कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंक्शंस को ध्यान में रख के एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो। ठीक है। At the time of preparing such a list, it is ensured that not a single task is left or is repeated. Not a single task is left or is repeated. बराबर, कोई भी टास्क रह जाना नहीं चाहिए, कोई भी टास्क रिपीट होना नहीं चाहिए, उस तरीके से फंक्शन का लिस्ट बनना चाहिए। एंड अ स्पेशल केयर इज टेकन फॉर द सेम, उसके लिए स्पेशल केयर भी आपको लेनी पड़ेगी, वो भी कंफर्म है। और लास्ट में, हैंस द लिस्ट ऑफ फंक्शंस शुड बी प्रिपेयर्ड इन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर कंसिडरेशन एंड द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डन। बराबर, एक प्रॉपर वे में आप लिस्ट बना देते हो, देन आपको उसका एक फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में करना है। लिस्ट ऑफ फंक्शन यानी आप जो भी ऑब्जेक्ट ध्यान में रख के बराबर एक फंक्शन आप डिसाइड करते हो, जैसे फंक्शन मीन्स काम करने के फंक्शंस, प्रोडक्शन होगा, बराबर, परचेज होगा, सेल्स होगा, ऐसे अलग अलग टास्क होंगे। वो टास्क के हिसाब से फंक्शंस को आप नोट डाउन करते जाओगे, बराबर, इन द सेंस लिस्ट बनाते जाओगे, और लिस्ट जो लास्ट में प्रिपेयर होता है उसके अकॉर्डिंगली पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3, डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन। डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन। वंस when the list of function is prepared, the work area similar in nature are classified and similar functions are placed together. Then the division of work is done accordingly. समझिए कौन से पॉइंट वन बाय वन आते हैं। पहले आप ऑब्जेक्ट क्लैरिफाई कीजिए, फिर एक फंक्शंस का लिस्ट बनाइए। अब फंक्शन के हिसाब से आप उसको डिपार्टमेंट या डिवीज़न में कन्वर्ट कीजिए। जितने फंक्शंस उतने डिवीज़न्स, बराबर। प्रोडक्शन का फंक्शन तो प्रोडक्शन का डिवीज़न, परचेज का फंक्शन के होता है तो उसके लिए परचेज डिवीज़न, डैट मीन्स डिवीज़न को हम दूसरा नाम दे सकते हैं डिपार्टमेंट। डेट्स वाई यहाँ पे पॉइंट में डिपार्टमेंटेशन वर्ड लिखा हुआ है। ओके। वर्क इज डिवाइडेड एज पर परचेज एरिया, सेल्स एरिया, अकाउंट एरिया एट्सेट्रा, एंड देन वर्क डिवीज़न एंड स्पेशलाइज्ड प्लान्ड। बराबर, अलग अलग एरिया, अलग अलग डिवीज़न, और उसके लिए एक स्पेशल वर्क को डिवाइस करके स्पेशलाइज प्लान किया जाएगा। द डिवीज़न इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ यूनिट, जियोग्राफिकल एरिया, वर्क एरिया। फॉर एग्जाम्पल, द डिवीज़न ऑफ बिजनेस यूनिट सेलिंग प्रोडक्ट्स इन एंटायर कंट्री, जोन वाइज डिवीज़न ऑफ सेलिंग एज पर साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। चलो, एक यूनिट ऐसा है जो अपनी गुड्स को सेल करने के लिए पूरी कंट्री में अलग अलग जोन वाइज बराबर पूरा डिवीज़न बना देता है। मैं डायरेक्ट एक नाम भी दे सकता हूँ, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले ऐसा करते हैं कि एक साथ पूरी कंट्री में अपनी जो गुड्स है उसको बेचना है, तो इस तरीके से जोन वाइज उसका बराबर डिवीज़न कर देते हैं।
जिससे बहुत ईजी वे में वो लोग अपना सेलिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट, इन द सेम वे वर्क बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन एज पर एडवर्टाइजिंग टास्क, पैकिंग टास्क, डिस्ट्रीब्यूशन टास्क एटसेट्रा। इन शॉर्ट डिपार्टमेंटेशन का फंक्शन इंप्लीमेंट करना है एज ए थर्ड पॉइंट, बराबर, फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। So here I completed point number 3, departmentation of function. Now point number 4, to determine departmental position and abilities. When the work is departmentalized properly, the task to have proper persons to handle the responsibilities are created as per positions and abilities are planned accordingly. थोड़ा समझिए, डिवीजन कर दिया पूरे फंक्शंस का, अकॉर्डिंगली वर्क यानी डिपार्टमेंट बना दिए। अब डिपार्टमेंट बनाने के बाद डिपार्टमेंट में पोजीशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी जो होती है पर्सन की, वो हिसाब से डिसाइड की जाती है। सिंपल सी बात है। फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बराबर, उसका जो पोजीशन है वो प्रोडक्शन हेड या हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा बोला जाएगा, बराबर। एक प्रॉपर एग्जांपल भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफिसर फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, मैंने प्रोडक्शन का नाम दिया। एट द सेम टाइम द सब पोस्ट और कैटेगरीज एज पर द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। एट द सेम टाइम ये जो सेल्स डिपार्टमेंट में आपने सेल्स ऑफिसर रिक्रूट किया, तो उसके साथ भी जो सब पोस्ट होती है जूनियर लेवल पे या फिर एम्प्लॉयज़ लेवल पे, तो वो भी उस वक्त ही डिसाइड की जाती है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हो। सो हियर वी हैव सी दैट इन पॉइंट नंबर 4, टू डिटर्मिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज, बराबर। ये भी एक बहुत अच्छी तरीके से प्लान करना पड़ता है फॉर सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बराबर। सो हियर आई कंप्लीटेड पॉइंट नंबर 4, टू डिटरमाइन डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटी। ठीक है। नाउ ऑन योर स्क्रीन पॉइंट नंबर 5, द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Divisional heads, sub-divisional heads and skill-based heads are finalized, and then all the heads should be given power and responsibilities so that they can perform their work well. अब डिवीज़न अलग अलग बना दिए, डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए, फिर डिपार्टमेंट हेड को भी रिक्रूट कर दिया। जैसे ही आपने डिपार्टमेंट हेड को रिक्रूट किया तो वो डिपार्टमेंट हेड की ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्रिएट हो गई, तो वो क्लैरिफाई करनी है। तो हियर एट इन पॉइंट नंबर 5, टू डेलीगेट पावर मीन्स ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द डिविजनल हेड्स और सब डिविजनल हेड्स। ठीक है। इन एडिशन टू दैट, clarification should be done of each person's post so that each person will get the idea of the responsibilities assigned. ये भी बात सही है कि जब तक पर्सन को खुद पता नहीं होगा कि उसकी ऑथोरिटी क्या है और उसकी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बराबर, वो पहले क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, तो वो पर्सन अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। सो हियर इन पॉइंट नंबर 5, the delegation of power and responsibility, बराबर। Now point number 6, establishment of interrelationship. After the proper distribution of work and delegation of power and responsibilities among different departmental personnel, the formation of interrelation should be made clear. ये समझने वाली बात है। जैसे जैसे अलग अलग डिविजन्स बनते जाएंगे, डिपार्टमेंट बनते जाएंगे, वैसे वैसे डिपार्टमेंट हेड भी रिक्रूट किए जाएंगे। नाउ अब क्या होगा, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे और डिपार्टमेंट हेड होंगे तो उनके बीच में एक इंटर रिलेशन क्रिएट होगा जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं,
जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट, ऐसे मेन डिपार्टमेंट होते हैं जो ईच एंड एवरी प्रोडक्शन यूनिट में देखने को मिलते हैं। द ऑल डिपार्टमेंट आर इन कोऑर्डिनेशन, बराबर। डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में होता है, मेरे कहने का मीनिंग ये है कि डिपार्टमेंट हेड जो होता है वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे एक इंटर रिलेशन क्रिएट होता है। डेट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ इंटर रिलेशन शुड बी मेड क्लियर, बराबर। विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिसेंट्रलाइज्ड बट the same can be centralized with the help of formation of interrelation. Here we can see the word decentralized and centralized. It is a type of power and responsibility or authority and responsibility. If authority and responsibility will going to be contributed from top level to bottom level one by one, divisional wise, then it is known as decentralization. Or the total authority being totally centered at top level management, then it is known as centralization. So it is found from interrelationship. ये एक इंटर रिलेशनशिप क्रिएट होती है, एस्टैब्लिश होती है, उस पर से डिसाइड किया जाता है। जनरली जो बिग यूनिट होते हैं, वो बिग यूनिट यानी बहुत बड़े यूनिट होते हैं, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, और स्मॉल यूनिट होते हैं वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़्यादा देखने को मिलता है, बराबर। तो ये एक तरीका है टू एस्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एंड इंटर रिलेशन क्रिएट फॉर द डिपार्टमेंट and department head. So here I completed point number 6, establishment of interrelationship. ठीक है। Now point number 7, to prepare organizational chart. It is the last point for the process of organizing. In order to enable the people to have the perfect idea of each one's positions, a proper map should be prepared. यानी पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने प्रिपेयर कर दिया तो उसके लिए एक पूरा मैप या चार्ट बनाया जाता है। Such a chart should be properly prepared and same should be displayed on the notice board. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आप कोई भी कंपनी में जाओ, तो आपको नोटिस बोर्ड पे ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखने को मिलेगा। चार्ट इन द सेंस उसमें लिखा होगा हु इज़ प्रोडक्शन मैनेजर, हु इज़ सेल्स मैनेजर, हु इज़ मार्केटिंग मैनेजर, हु इज़ द चेयरमैन, हु इज़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये पूरा लिस्ट वहाँ पे बराबर नोटिस बोर्ड पे लगाया होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, बिजनेस यूनिट नहीं, लेकिन दूसरा एक एग्जाम्पल होता है जिसमें आप एक फ्लैट या टेनामेंट में रहते हो, तो फ्लैट में आप ए विंग, बी विंग, सी विंग, ऐसे अलग अलग विंग्स होते हैं। तो उसमें लिफ्ट या जो स्टेयर्स होते हैं उसके नज़दीक एक पूरा बराबर एक चार्ट लगाया जाता है जिसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे कौन रहता है कौन नहीं, वो पूरा एक मैप होता है। तो उससे तुरंत पता चल जाता है, बराबर। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, बराबर। तो ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। सो हियर आई कंप्लीटेड अ जेन्युइन आंसर, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। 7 points are considered for the process of organizing. We have to learn all the 7 points for process of organizing. Okay? Now on your screen, a genuine answer, process of organizing. For this answer, we have to learn points. CL 3D app. C means clarification of objectives. L means list of functions. Now 3D
The first D is departmentation of function. Second D, to determine departmental position and ability. Third D, the delegation of power and responsibility. And last F, E means establishment of interrelationship, and P means to prepare organizational chart. So we have to concern this type of point to complete our answer process of organizing. तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के लिए ये पूरे पॉइंट्स याद रखिए और होमवर्क में ये पूरा आंसर आपको लिखना होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बराबर। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड लर्न क्विकली। जय श्री कृष्ण।